वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस वीडियो में हम लोग सीटेट पेपर सेकंड का जो हमारा सोशल साइंस का सिलेबस है, इसमें हम लोग हिस्ट्री के प्रैक्टिस सेट को कर रहे हैं और इसमें हमने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके हिस्ट्री के शामिल किए हैं ताकि आपको क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं ये पता चल सके और उनको किस तरह से हमें अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो आइए इसे देखते हैं क्वेश्चंस को। जो हमारे क्वेश्चंस इसमें शामिल किए गए हैं ये सारे के सारे आपके PYQs हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, यानी कि पुराने समय में जो चीज़ें जो है बनाई गई थी उसको जो है इस समय अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है। जीवाश्म विज्ञानी कहलाता है, या फिर इतिहासकार, या फिर संग्रहालय विज्ञानी, या फिर पुरातत्वविद यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट। तो देखिए, जो प्राचीन में जो चीज़ें बनाई गई, जो प्राचीन समय में प्रयोग लाई गई थी, उनका जो अध्ययन करता है उसे हम लोग कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट यानी कि पुरातत्वविद। ठीक है ना, यानी कि पुरानी चीज़ों का अध्ययन करने वाला पुरातत्वविद। ओके, तो ये हमारे क्या है, पुरातत्वविद कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, महाजनपदों में मिलने वाले वलय कूप यानी कि जो रिंग आपके वेल्स मिलते थे उनका क्या उपयोग होता था। वलय कूप, रिंग वेल्स जो मिले थे आपके महाजनपद के समय में, कपड़े धोने के लिए ये काम में आते थे, या फिर सिंचाई के लिए, या फिर कूड़ेदान के रूप में, या फिर नाली के रूप में। तो जो ये आपके वलय कूप थे, ठीक है, वो आपके कूड़ेदान और नाली के रूप में काम आते थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी और डी जो है दोनों सही है। तो किस में आपका ऑप्शन नंबर सी और डी मिलता है। तो देखिए, जब इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं तो हमें ध्यान देना है, ये सारे आपके पॉइंट्स दिए गए हैं और इनका आंसर आपका नीचे होता है, A B C D यहाँ पे नीचे आंसर है। तो सी और डी सही है वलय कूप के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी में आपको सी और डी मिल रहा है, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, सही आंसर लगाएंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो आपके वलय कूप थे ये कूड़ेदान के रूप में उपयोग किए जाते थे। इसके अलावा देखिए, जो महाजनपद की बात की गई तो बौद्ध ग्रंथ था जिसका नाम था अंगुत्तर निकाय, और जैन ग्रंथ था जिसका नाम था भगवती सूत्र। इन दोनों में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, कि यानी कि कुल 16 महाजनपद थे, जिनमें से 14 आपके राजतंत्र थे। राजतंत्र मतलब वहाँ पे राजा का शासन होता था, मतलब कि राजा का बेटा ही राजा बनता था। और दूसरा दो आपके क्या थे, वज्जी और मल्ल क्या थे, गणतंत्र थे। वहाँ पे राजा का क्या किया जाता था, चुनाव किया जाता था। ठीक है, अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि गर्भगृह क्या है। तो गर्भगृह क्या है, तो गर्भगृह हमने पढ़ा था, मंदिरों की जो संरचनाएं होती थी उसमें पढ़ा था। तो मंदिर के शीर्ष पर बनी संरचना, तो अगर जो सबसे मंदिर के सबसे ऊपर जो संरचना बनती है वो आपका क्या कहलाता है, शिखर कहलाता है। ठीक है ना, तो ये तो गर्भगृह नहीं है। मंदिर के अंदर एक बड़ा सभागार जहाँ पर लोग इकट्ठा होते थे, तो जहाँ पर लोग इकट्ठा होते थे उसको क्या कहते थे, मंडपम कहते थे, मंडप। ठीक है, मंडपम कहते थे, तो ये भी आपका गर्भगृह नहीं है। मंदिर के केंद्र में रखा एक छोटा महत्वपूर्ण बक्सा, ये भी नहीं है, छोटा बक्सा भी जो है गर्भगृह नहीं है। गर्भगृह होता क्या है, जहाँ पर मंदिर के देवी या देवता की मूर्ति रखी जाती है। तो जिस जगह पे मंदिर के देवी देवता की मूर्ति रखी जाती है उसी को हम लोग कहते हैं गर्भगृह। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, सही आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं। कालक्रम के अनुसार 13वीं से 15वीं शताब्दी के बीच दिल्ली के शासकों का सही उत्तराधिकार क्रम चुनें, यानी कि जो आपका सल्तनत काल था, ठीक है ना, 13वीं से 15वीं शताब्दी जो आपका सल्तनत काल था उसमें दिल्ली के कौन कौन से शासक जो है ये लाइन से आपको बताना है। तो हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था जब आपको पढ़ाया जा रहा था, तो SKTSL बताया था। ये आपका शार्ट था सल्तनत काल के राजाओं को याद करने के लिए। ये आपका स्लेव डायनेस्टी था, यानी कि गुलाम वंश। K से आपका खिलजी था, T से तुगलक था, यस से सैयद था, और एल से क्या था, लोधी था। ये आपके क्या थे, ये लाइन से थे। तो देखते हैं इसमें कौन कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे तुर्की एक दे रखा है। तो तुर्की कौन थे, तो जो आपके गुलाम वंश के जो थे, यानी कि एस यानी कि स्लेव डायनेस्टी जो थी। ठीक है, तो गुलाम वंश के जो राजा थे वो आपके तुर्क राजा थे। ठीक है ना, तुर्की थे। तो इसमें आपको तुर्की दिया है, तो ये आपको एस जो है ये आपके तुर्की से आपको ध्यान देना है। तो सैयद के बाद तुगलक आ गया। तो सैयद के बाद नहीं, बिल्कुल सैयद तो आपका यहाँ पे है, तुगलक आपका पहले था, ये नहीं होगा। खिलजी सैयद, तो खिलजी के जस्ट बाद ये सैयद दे रहे हैं, बीच में तुगलक है, ये भी आपका ऑप्शन सही नहीं है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तुगलक के बाद फिर तुर्की, तो तुगलक तो यहाँ पे है, और तुर्की मैंने बताया कि ये गुलाम वंश वाला था, तो तीसरा वाला ऑप्शन भी गलत है आपका। चौथा क्या है, चौथा है आपका तुर्की, यानी कि एस हो गया। उसके अलावा खिलजी, एस के बाद के हो गया खिलजी। ठीक है, फिर आपका तुगलक हो गया, ये भी आपका सही, फिर आपका सैयद हो गया, तो ये आपके सही है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। तो ये आप या SKTSL से याद रख सकते हैं। यहाँ पे जो है नीचे दिया गया है, इसका स्क्रीनशॉट लेके एक बार देख लेना।
13वीं से 15वीं शताब्दी के बीच में दिल्ली पे जो शासक ने राज किया उसका जो है सही क्रम, पहले आपके तुर्की थे, फिर खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद और लोदी। तो आप याद रखना SKTSL, ठीक है ना। एस से आपका स्लेव डायनेस्टी यानी कि गुलाम वंश, या फिर आप GKTSL याद रख कर लो, ठीक है। गुलाम वंश के जो राजा थे वो आपके तुर्की राजा थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चंस देखते हैं। नीचे लिखे गए कथनों को पढ़ करके सही विकल्प का जो है क्या करना है, चयन करना है। तो दो आपके कथन दिए गए हैं, कथन ए और कथन बी, ठीक है ना। तो इससे पहले पढ़ते हैं। भारतीय कपड़ा उद्योग का पतन यूरोपीय और अमेरिकी कपड़ा उद्योगों से मिल रही कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण हुआ। देखिए, भारतीय जो कपड़ा उद्योग थे ये काफ़ी जो है भारतीय कपड़ों की मांग विदेशों में बहुत होती थी, ठीक है। तो इनसे प्रतिस्पर्धा के कारण ही केवल इनका जो है पतन नहीं हुआ। इनका पतन क्यों हुआ, तो जो कथन बी में आपसे लिखा गया है कि भारतीय कपड़ा उद्योग का पतन ब्रिटेन में भारत से आए कपड़ों पर लगी भारी सीमा शुल्क थोपे जाने के कारण हुआ। क्या हुआ कि जो भारत से कपड़े ब्रिटेन में जाते थे तो वो जो है वहाँ पे ज़्यादा बिकते थे, तो इसलिए ब्रिटेन ने क्या किया कि उन पर टैक्स लगा दिया, ठीक है। यानी कि पहले जो आपके यहाँ से कपड़े जाते थे वो उन पर के टैक्स लगा दिया, तो उन कपड़ों का दाम दुगुना तिगुना हो गया, तो लोग जो है भारत से आए कपड़ों को नहीं खरीदते थे। फिर जो है ये भारतीय कपड़ा उद्योग धीरे धीरे क्या हो गया, बर्बाद हो गया, ठीक है, टैक्स लगाने की वजह से। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी आपका सही है, लेकिन ए क्या है आपका गलत है। तो ये आपका कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आ गया सही आंसर, यानी कि ए गलत है लेकिन बी आपका क्या है, सही है, ठीक है। तो इस तरह से हम कथन वाले क्वेश्चंस को भी करते हैं। नीचे ऑप्शंस देखें, पहले कथन देखेंगे कौन सा सही है कौन सा गलत है। अगर दोनों सही है तो दोनों सही वाला लगाएंगे, दोनों गलत है तो दोनों गलत वाला लगाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, मुगल साम्राज्य के दौरान नदी तट बाग डिज़ाइन। देखिए, मुगल साम्राज्य के समय में जो है जहाँ पे मकबरे बनाए जाते थे वहाँ पे एक डिज़ाइन का प्रयोग किया जाता था जिसको नदी तट बाग डिज़ाइन कहा जाता था। तो इसमें क्या होता था कि मकबरा एक चबूतरे पर बनाया जाता था, यानी कि एक पहले चबूतरा बनाया जाता था, उस पर जो है मकबरा बना दिया जाता था, ठीक है, मकबरा बना दिया जाता था। और बाग जो है इसके किस दिशा में बनाए जाते थे, तो देखो उसमें नदी तट के पास जो है एक चबूतरा बना के उस पर जो है मकबरा बना देंगे और उसके पास में एक बाग बनाते थे। तो बाग किस दिशा में बनाया जाता था ये आपसे पूछा गया है। तो वो बाग आपके पूर्व में बनता था, पश्चिम में, दक्षिण में या फिर उत्तर में। तो इसका सही आंसर क्या है, तो इसका सही आंसर है आपका ये बाग बनाए जाते थे दक्षिण दिशा में, ठीक है ना। यानी कि ये जो आपका ये बन गया मकबरा बन गया, इसके साउथ में जो है आपका क्या बना देते थे, बाग बना देते थे, ठीक है। तो इसी को कहा जाता था नदी तट बाग डिज़ाइन। तो इसमें जो है मकबरा चबूतरे पर बनाया जाता था और इसके दक्षिण में जो है बाग का निर्माण किया जाता था। जो शाहजहां ने अपना ताजमहल बनवाया हुआ है इसके नक्शे में भी नदी तट बाग योजना को ही अपनाया गया है, ठीक है ना। नदी के किनारे जो है आप देख रहे हो कि चबूतरे पर जो है आपका ताजमहल बनाया गया है मकबरा, और उसके जो है दक्षिण की ओर क्या है, एक बाग का निर्माण किया गया है, ठीक है। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। नीचे दिए गए कथनों को पढ़ें और इनमें से जो है सही आंसर बताना है आपको। नीचे जो ऑप्शंस दिए गए हैं तो कथन ए और कथन बी दिए गए हैं, देखते हैं इसे। मध्यकाल में शासकों द्वारा विभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपना भक्ति भाव दर्शाने के लिए मंदिर बनवाए गए। तो ये बात तो सही है कि जो मध्यकाल के जो शासक थे उन्होंने जो है भक्ति भाव दर्शाने के लिए मंदिरों का निर्माण करवाया था। इसके बाद मध्यकाल में मंदिर जो थे ये नृत्य, संगीत और मल्लयुद्ध जैसे सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र था। तो ये भी बात सही है कि वहाँ पे जो मंदिर हुआ करते थे वहाँ पे जो है मंडप की बात अभी मैंने की थी ना, मंडप में आपके नृत्य संगीत होते थे। इसके अलावा जो है मल्ल युद्ध के भी कार्यक्रम मंदिर के आसपास आयोजित किए जाते थे, तो वहाँ पे कई सांस्कृतिक गतिविधियाँ आयोजित की जाती थी। तो कथन ए भी आपका सही है और कथन बी भी आपका क्या है, सही है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए सही है केवल, बी सही है। आपका ए और बी दोनों सही है, ए और बी क्या है, दोनों सही है। तो कथन नंबर ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं हम लोग। उपनिवेशों में ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा चित्र और तस्वीरें बनवाई गईं। तो उपनिवेश यानी कि जैसे भारत में अंग्रेज़ों का राज था, तो यहाँ पर ब्रिटिश अधिकारियों ने क्या किया, अपने चित्र और तस्वीरें बनवाई। क्यों बनवाया भाई, ये इसके लिए 2 कथन दिए गए हैं। क्या ये दोनों कथन सही है या गलत हैं ये आपको बताना है। वे उपनिवेश और वहाँ के रहने वाले लोगों को समझ सके। जी हाँ, ये इसीलिए बनवा रहे थे कि वहाँ पे जो उपनिवेश में जो लोग रहते थे, ठीक है ना, उन लोगों को वो ये समझ सकें।
और उपनिवेश में अपने बिताए गए जीवन को याद कर सके। तो उपनिवेश में इनका जीवन जिस तरह से था उसको याद रखने के लिए ये अपने चित्र बनवाते थे, क्योंकि उस समय कैमरा तो था नहीं कि फ़ोटो खींचने, तो अपने चित्र ये बनवाते थे। ठीक है, तो कथन ए और बी इसमें दोनों सही है। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी में आपको लिखा है कि कथन ए और बी दोनों सही है। ठीक है, तो इसका ये सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि नवपाषाण युग के पुरास्थल। तो नवपाषाण युग का एक पुरास्थल था जिसका नाम क्या था? चताल युग। ठीक है, इसमें प्रयोग किए गए चकमक पत्थर। तो यहाँ पे चताल युग जो जगह थी नवपाषाण युग का, इसमें चकमक पत्थर कहाँ से लाए गए थे? जो यहाँ पे चताल युग में चकमक पत्थर का प्रयोग किया गया था, ये कहाँ से लाए गए थे? तुर्की से। तो तुर्की से तो नहीं लाए गए थे, क्योंकि जो चताल युग है, ये जो नवपाषाण स्थल है, ये तुर्की में ही है। ठीक है, ये तुर्की में ही है चताल युग जो पुरापाषाण स्थल है। या फिर भूमध्य सागर से, या लाल सागर से, या फिर सीरिया से। तो ये जो चकमक पत्थर थे ये आपके लाए गए थे कहाँ से? ये लाए गए थे सीरिया से। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर है। चताल युग में जो चकमक पत्थर प्रयोग किए गए थे ये आपके सीरिया से लाए गए थे। ये आपको बताया गया है, आपने पढ़ा होगा, याद होगा आपको। ओके, नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल में चताल युग जो कि तुर्की में है। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती थी और उनका उपयोग किया जाता था, जैसे कि सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, यानी कि चकमक पत्थर आपके सीरिया से लाया गया। लाल सागर से कौड़ियाँ लाई जाती थी और भूमध्य सागर से सीपियाँ ला करके उनका प्रयोग ये लोग करते थे, चताल युग तुर्की वाले। ठीक है ना, नवपाषाण युग का ये पुरास्थल था। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? तमिल क्षेत्र के बड़े भूस्वामियों को क्या कहा जाता था? तमिल क्षेत्र में जो आपके बड़े भूस्वामी होते थे उनको क्या कहते थे? वेल्ला, उड़वार, दास, कडेसियार या फिर ग्राम भोजक। तो जो बड़े भूस्वामी थे उनको हम लोग क्या कहते थे? उनको कहते थे वेल्लला। ठीक है ना, जो आपके तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी, इनके पास ज़्यादा ज़मीनें होती थी, उनको वेल्लला कहा जाता था। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको और दिए गए हैं जो आपको ऑप्शंस में हैं कि बड़े भूस्वामियों को वेल्लला कहते थे तमिल क्षेत्र में। जो साधारण हलवा थे, जो छोटे मोटे हलवा थे, उनको उड़वार कहते थे। ठीक है, और जिनके पास भूमि नहीं होती थी, जो भूमिहीन मजदूर होते थे, उनको दास, कडेसियार या फिर आदिमयी कहा जाता था। और जो आपका लास्ट ऑप्शन था ग्राम भोजक, ये उत्तरी देश के उत्तरी हिस्से में जो आपके गांव का प्रधान होता था उसको ग्राम भोजक कहा जाता था। ठीक है, तो ग्राम भोजक गांव के प्रधान व्यक्ति को कहा जाता था। बाकी ये ऑप्शंस आपने देख लिए कि इसको क्या कहा जाता है। अगला हमारा है निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो ये आपको मिलान करना है इस क्वेश्चन में कि कौन सी जो है जनजाति किस जगह पे पाई जाती है। तो खोंड जो है ये आपके उड़ीसा में पाई जाती है। ठीक है ना, खोंड आपके उड़ीसा में पाई जाती है। निसी जो आपकी जनजाति है ये आपके अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है, निसी जनजाति। इसके अलावा जो है बंजारा कहाँ पाई जाती है? तो बंजारा जनजाति आपके महाराष्ट्र में पाई जाती है। और गद्दी ये आपका लास्ट ऑप्शन बच जाता है, हिमाचल प्रदेश कुल्लू। ठीक है ना, तो यहाँ पे पाई जाती है आपकी गद्दी जनजाति। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ए का 2 इसमें भी है, ए का 2 इसमें भी है, और बी का 3 आपका यहाँ पे बी का 4 है, यहाँ पे बी का 3 है। ठीक है, सी का 4 इसमें है, और डी का 1। तो ये आपका जो पहला ही ऑप्शन है, ठीक है ना, इसमें आप लोग मिला लेंगे कि कौन सा जो है किसका सही मिलान है, और उसके हिसाब से आप अपना आंसर सही कर देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। यहाँ पे हमने लिख दिया है जो अभी अभी आपको बताया। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? 12 क्या कह रहा है कि शहरीकरण के संदर्भ में दोनों कथन को पढ़िए और इसमें से सही आंसर बताइए जो नीचे ऑप्शंस लिखे गए हैं। तो ये दो कथन आपके दिए गए हैं, कथन 1 और कथन 2 शहरीकरण के संदर्भ में है कि जब जो है हमारे शहरीकरण हो रहा था भारत में, उस समय की बात की जा रही है। औपनिवेशिक काल में शहरीकरण के कारण केवल अमीर लोग शहरों में निकल रही नई नौकरियों की तलाश में गांव छोड़कर जाने लगे। देखिए, इसमें क्या था कि जो आपके अंग्रेज़ों के समय में जब आपका शहरीकरण हो रहा था तो अमीर लोग नहीं जाते थे। अमीर लोग, उनके पास पैसा है, वो गांव में ही रहते थे, वो नहीं जाते थे। केवल आपके गरीब लोग जो है, जो आपके दलित लोग थे, वो लोग गांव छोड़ करके भाग जाते थे शहरों में। ठीक है ना, तो इसमें तो अमीर लोग जाने के लिए बोला जा रहा है, तो ये आपका गलत है पहला कथन। दूसरा कथन क्या है? बहुत सी निचली जातियों के लोगों तथा गरीबों के लिए यह गांवों में सवर्ण जमींदारों द्वारा उनके जीवन पर दमनकारी कब्जे और दैनिक अपमान से छूट से निकलने का मौका था। अब देखिए, पहला ऑप्शन तो आपका गलत था कि केवल अमीर लोग बोला जा रहा है। नहीं, अमीर नहीं जाते थे, निचली जातियों के लोग जाते थे, जो गरीब लोग थे वो जाते थे। अब वो क्यों भाग जाते थे? क्योंकि जो है गाँव में जो आपके जमींदार लोग थे वो उनको जो है परेशान करते थे,
और उनको डेली जो है उनका अपमान किया करते थे। तो इससे निकलने के लिए वो क्या करते थे, गांव को छोड़ करके वो भाग जाते थे कहाँ पे, शहरों में नौकरियां जो निकलती थी उन नौकरियों को करने के लिए। ठीक है, तो दूसरा जो आपका कथन है ये आपका सही है कि ये जो है दैनिक अपमान से बचने का एक रास्ता था कि वहाँ से अगर भाग जाएंगे तो उनका अपमान नहीं होगा। ठीक है, उनको दबाया नहीं जाएगा। तो कथन एक आपका गलत है। ठीक है, लेकिन कथन बी क्या है आपका सही है। तो कौन से ऑप्शन में लिखा है ये, इसमें केवल ए लिखा है नहीं, इसमें केवल बी लिखा है नहीं, कथन ए और बी दोनों गलत है, गलत है। अच्छा हाँ, इसमें तो ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा क्योंकि आपका बताया गया कि ए तो गलत था लेकिन बी आपका सही है, तो केवल बी आपका सही है। तो कथन बी केवल सही है। तो ऑप्शन नंबर बी में आपको बताया जा रहा है कि केवल कथन बी सही है। ठीक है, तो केवल बी सही है, ए तो आपका गलत है। ओके, तो ये हमारा ऑप्शन हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। हजारों साल पहले लोगों ने रेशम मार्ग की यात्रा किस माध्यम से की। तो देखिए, रेशम मार्ग जो आपका सिल्क रूट था, चाइना से जो है और देशों तक जाता था। ठीक है, इसकी जो आपके यात्रा की बात की गई है ये आपके किताब में बताया गया है कि लोगों ने पैदल यात्रा की, घोड़ों की सवारी की और ऊँट की सवारी। बैलगाड़ी की सवारी का जो है कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ए बी और सी जो है किस में है, तो ये आपका 1 2 3 लिखा है, मान लो ए बी सी होगा ये। तो ए बी सी आपका इसमें आपको मिल जाता है ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में आपको ए बी सी मिल जाता है। तो ये आपका सही आंसर है कि लोग पैदल सवारी करते थे, घोड़े की सवारी करते थे और ऊँट की सवारी करते थे सिल्क रूट से। सिल्क रूट आपका किस देश से संबंधित था, चाइना से संबंधित था। ओके, तो ये है हमारा जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपका, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है हिस्ट्री के। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको पसंद आई होंगी, तो आप वीडियो को लाइक भी कर चुके होंगे। अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा जो आपके सीटेट पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं। वीडियो में आप कमेंट करके बता सकते हैं जो भी चीज़ें आप कहना चाहते हो। चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया है तो अभी भी आप कर सकते हो। वीडियो को देखने के लिए और कुछ नया सीखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।